नमस्कार, मैं समाज भूमि रोहित शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दुनिया में लगातार युद्ध चल रहा है। बरसों तक यूक्रेन और रूस का युद्ध चलता रहा और अब एक नया युद्ध शुरू हो गया है, ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका। ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है, यह युद्ध अंतर साम्राज्यवादी गिरोहों के द्वारा चलाया जा रहे युद्ध का एक नमूना है। इस युद्ध में एक तरफ अमेरिका इजराइल है, दूसरी तरफ ईरान है और उसके पीछे चीन और रशिया का भी बात कहा जा रहा है। इन दोनों युद्धों के बीच जो एक खास समानता ये है कि जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तो अमेरिका उस युद्ध में सक्रिय भूमिका निभा रहा था यूक्रेन की तरफ से और रूस पर लगातार हमले किए जा रहे थे। अब जब एक बार युद्ध ईरान और इजराइल के बीच हुआ है और अमेरिका इसमें कूद पड़ा है, तो इसमें निश्चित तौर पर रूस उसमें हेल्प कर रहा है ईरान को और उन तमाम चीज़ों को एक बार फिर से दोहरा रहा है जिसे अमेरिका ने शुरू किया था। एक युद्ध जो ये चल रहा है, यह युद्ध के बारे में दुनिया जानती है। दूसरी युद्ध एक भारत में भी चल रहा है, जहां पर कि सीपीआई माओवादी और भारत सरकार जिसके पीठ पर अमेरिकी साम्राज्यवाद सवार है, और वो युद्ध यहाँ भी दिख रहा है। दोनों युद्ध के परिणाम अलग अलग हैं। एक युद्ध में जहां ईरान जीत रहा है और अमेरिकी साम्राज्यवाद बैकफुट पर आ गया है, इजराइल तबाह हो गया है, हजारों लोग उसके मारे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत में जो युद्ध चल रहा है अमेरिकी साम्राज्यवाद का, जो मोदी सरकार के पीठ पर सवार है, वहां पर माओवादी पार्टी सीपीआई माओवादी भारी नुकसान को उठा रही है। अपने न केवल लोगों की साधकते को झेल रही है, बल्कि पूरी पार्टी जो लोग हैं लगातार सरेंडर्स करते चले जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच में एक चीज़ जो चल के आ रही है सामने, वो ये है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी जनयुद्ध होता है, उस जनयुद्ध को इस चीज़ को तय करना पड़ेगा कि अगर उसको जनयुद्ध शुरू करते अगर हैं तो उसे अमेरिकी साम्राज्यवाद से लड़ना होगा। अगर वो तैयारी वो इसकी करते हैं तभी वो जीत हासिल कर सकते हैं, अन्यथा जो स्थिति भारत में दिख रही है आपको है वो दिखेगा। बहरहाल ईरान और इजराइल और ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका के बीच जो जंग चल रही है, इस जंग के दरमियान वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी और कुछ अन्य दलों ने क्या बयान दिया है अपने पार्टी की तरफ से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना इसको। आइए इस पर चर्चा करते हैं, करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, जो इजराइल में है, जो अमेरिका में है, जो ईरान में है। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध का आज 8वां दिन है, बल्कि 9वां दिन है। और इस युद्ध का जो 72 घंटे के बाद जो एक विश्लेषण किया गया था रूस की खुफिया एजेंसी के माध्यम से, जिसे एक ट्वीट के जरिए जाहिर किया गया था, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें सामने आई है। क्योंकि इजराइल अपने नुकसान को छिपाता है और ईरान अपने नुकसान को जस के तस बताता है। दोनों में बुनियादी फर्क है। तो इजराइल का नुकसान क्या हुआ है, इसको यहाँ पर रूस की खुफिया एजेंसी ने जाहिर किया है, जिसे जानना जरूरी है। जो ट्विटर पर आया था, जिसे हटा दिया गया है एक्स से, उसमें था कि 72 घंटे के अंदर इजराइल के 6 जनरल मारे गए, 32 मोसाद का एजेंट जो था वो मारा गया, 78 सीनवेट ऑपरेटिव जो थे वो मारा गया, 198 एयर फोर्स का ऑफिसर थे वो मारा गया, 462 सोल्जर मारे गए, 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मरा और 423 रिजर्व में जो था वो मारे गए। तो ये इतनी मौतों के बाद, मतलब कुल मिलाकर के 1200 से ज़्यादा मौतें इजराइल की हुई थी मात्र 72 घंटे के अंदर। अब खबरें आ रही है 8वें 9वें दिन कि अमेरिका अब सरेंडर करने की मुद्रा में जा रहा है, क्योंकि पेंटागन ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम इस युद्ध को नहीं झेल सकते हैं, इस युद्ध को अवलंब बंद करना पड़ेगा। इसलिए कहीं न कहीं अमेरिकी साम्राज्यवाद अब सरेंडर करने की जुगाड़ में
पहुंच गई है। सरेंडर किस तरह का होता है, किस शर्तों पर होता है, ये तो बात की बात है, ये अमेरिका का और इजराइल का। लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से निकलता है कि कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर जो थी वो क्या सोच रही है। ईरान जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें नाम है, ईरान की पार्टी का नाम है तुदेह पार्टी, इजराइल की कम्युनिस्ट पार्टी और यूएसए की कम्युनिस्ट पार्टी का एक संयुक्त बयान आया है। उस संयुक्त बयान में कहता है, शनिवार सुबह नेतन्याहू की भ्रष्ट सरकार और अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किए गए आक्रामक युद्ध ने एक बड़े पैमाने पर युद्ध को जन्म दिया है और क्षेत्र तथा उसके लोगों को और अधिक तबाही और नागरिक हताहतों की ओर धकेल दिया है। यह सब साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए जनता के हितों, उसकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के अधिकार के विरुद्ध क्षेत्र और दुनिया पर प्रभुत्व और नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास में किया जा रहा है। ये जो तीनों पार्टी है, इजराइल की, ईरान की और अमेरिका की, उसका संयुक्त बयान है। आगे लिखते हैं ये, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा संप्रभु देश के विरुद्ध सत्ता परिवर्तन कराने की घोषणा करना इस क्षेत्र और लैटिन अमेरिकी महाद्वीप के देशों की संप्रभुता और गरिमा का स्पष्ट उल्लंघन है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूल अर्थ को भी नष्ट करता है और पहले से स्थापित सभी मापदंडों को ध्वस्त कर देता है। अमेरिका और इजराइल द्वारा किए जा रहे प्रत्येक युद्ध और आक्रमण के साथ यह खतरा बढ़ता जा रहा है। फिलिस्तीन, इराक, लीबिया, सीरिया, सूडान, लेबनान और दक्षिणी गोलार्ध के उन देशों के लोगों के अनुभवों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जिन्होंने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का सामना किया है। मैं फिर बता दूं, यह तीनों पार्टी का संयुक्त बयान है जो उन्होंने एक साथ जारी किया है। आगे लिखते हैं वो, प्रतिक्रियावादी और सत्तावादी शासन व्यवस्थाओं से सच्ची मुक्ति और उसका परिवर्तन केवल जन आंदोलन और देशभक्तिपूर्ण नेतृत्व के माध्यम से ही संभव है। यह वाशिंगटन या तेल अवीव से कभी नहीं आ सकता। हम फिर से दोहराते हैं कि ईरान और ईरानी जनता पर यह हमला वास्तव में पूरे क्षेत्र के अन्य देशों पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित करने की तैयारी है। यह एक ऐसी योजना है जिसे इजरायली सरकार और अमेरिकी प्रशासन प्रकट करने में संकोच नहीं करते। हम इस बात पर भी जोर देते हैं कि यह अमेरिकी इजरायली साम्राज्यवादी सैन्य आक्रमण ईरान को अत्याचार और वर्तमान तानाशाही की बेड़ियों से मुक्त कराने का कोई लक्ष्य नहीं रखता, बल्कि यह ईरान को एक सक्षम क्षेत्रीय राष्ट्र के रूप में नष्ट करने और वर्तमान सरकार को एक अधीन और सत्तावादी शासन से बदलने का प्रयास है, जिसने पहले ही घोषणा कर दिया है कि वह अपने विरोधियों का रक्तपात करेगी, मतलब हत्या करेगी। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में हम अपने अपने देशों में शोषण और दमनकारी शासनों से वास्तविक मुक्ति की आकांक्षा रखने वाली सभी शक्तियों और विश्व भर की सभी शांति प्रिय और प्रगतिशील शक्तियों से आह्वान करते हैं कि वे इस नाजुक और निर्णायक क्षण में अपनी पूरी शक्ति से एकजुट हों और युद्ध और आक्रमणकारी सरकारों के खिलाफ संघर्ष का निर्माण करें। ये तीनों पार्टी का संयुक्त स्टेटमेंट है जो उन्होंने दिया है। महत्वपूर्ण चीज यही है, कम्युनिस्ट पार्टी अपने लक्ष्य पर अड़ी हुई है और शोषण मुक्त समाज बनाने का जो उनका सपना था उसकी दिशा में वो काम करती है। अब वो कितना कर पाती है नहीं कर पाती है ये बात की बात है, लेकिन एक दिशा ये जरूर दिखता है अपने तथ्यों के संदर्भ में। भारत की स्थिति जहाँ सीपीआई माओवादी लगातार हथियार रख रही है, उसके लोग हथियार रख रहे हैं, पार्टी हथियार नहीं रख रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और जिस तरीके से बासव राज जो सीपीआई माओवादी के चौथे महासचिव थे, उनके शहादत के बाद पार्टी के कोई महासचिव नहीं बने हैं, तो इसकी घोषणा भी नहीं हो पाएगी कि पार्टी सरेंडर कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि जब तक महासचिव नहीं होते हैं वो घोषणा नहीं करते हैं, पार्टी सरेंडर नहीं करेगी। तो देखा आपने किस तरीके से एक ईरान जिसने 40 साल तक अपने संघर्ष की तैयारी किया अमेरिकी समाजवाद के खिलाफ लड़ने में, और आज उसने जीत हासिल किया लगभग, और अमेरिकी समाजवाद को घुटने पर ला दिया है।
वहीं भारत कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, जिसने 40 साल तक तैयारी नहीं किया, अमेरिकी साम्राज्यवाद से लड़ने की दिशा में एक ही झटके में ताश के पत्ते की तरह बिखर गए। वहीं दूसरी ओर इसी बात को कहते हुए इजराइल के एक पत्रकार हैं जो शांतिवादी कार्यकर्ता हैं, शांति के लिए काम करते हैं और फिलिस्तीन के संबंध में इजरायली नीतियों के मुखर आलोचक बने जाते हैं। वे एक बयान में कहते हैं कि हम इतिहास गढ़ते हुए देख रहे हैं। ईरान सभी को आश्चर्यचकित करते हुए अमेरिकी ठिकानों को इतनी बुरी तरह, इतने बड़े पैमाने पर, इतने निर्णायक रूप से ध्वस्त कर रहा है कि दुनिया इसे देखने को तैयार नहीं है। 4 दिनों में ईरान ने क्षेत्र में अपने सैन्य वर्चस्व के दायरे का विस्तार किया है। ईरान ने दुनिया के सबसे कीमती, सबसे महंगे सैन्य ठिकानों, संपत्तियों और उपकरणों को नष्ट कर दिया है। बहरीन, कुवैत, कतर और सऊदी अरब में अमेरिकी ठिकाने दुनिया के कुछ सबसे बड़े सैन्य प्रतिष्ठानों में से एक है। यह ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें बनाने में कई दशकों के दौरान खरबों डॉलर खर्च हुए थे। हम 30 वर्षों से अधिक के सैन्य व्यय के एक बड़े हिस्से के धुएं में तब्दील होने की बात कर रहे हैं। हम सैकड़ों मिलियन डॉलर की लागत वाले रडारों को पल भर में नष्ट होते हुए देख रहे हैं। हम पूरे सैन्य ठिकानों को छोड़े जाते, जलते, तबाह और नष्ट होते हुए देख रहे हैं। और मैं अपने ज्ञान से आपको बता रहा हूं, अमेरिका को अपने पूरे इतिहास में इतनी भारी क्षति कभी नहीं झेलनी पड़ी थी। शायद पर्ल हार्बर को छोड़ दें तो, लेकिन वह एक हमला था। एक सामान्य युद्ध में किसी भी दुश्मन ने अमेरिकी सेना के साथ वह नहीं किया जो ईरानी इस समय अमेरिकी सेना के साथ कर रहे हैं। यह विश्वास से परे है कि सैन्य स्थिति इतनी खराब है कि सेंसरशिप इस युद्ध के बारे में लगभग हर नई जानकारी को रोक रही है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमें हर दिन पहले से कम जानकारी दी जा रही है। 35 साल पहले इराक युद्ध के दौरान हमें इराक से अंतहीन फुटेज दिखाए जाते थे। उस समय स्मार्ट बम और कैमरे की एक नवीनता थी, लेकिन हर रात हमें रात के दृश्य दिखाए जाते थे। अब हम लगभग कोई वीडियो नहीं देख रहे हैं। इसे समझिए, यह कथित तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी हवाई क्षमताएं हैं। और 4 दिनों तक जब अमेरिका कथित रूप से हमलावर है और उसे ईरानी सुरक्षा को भेजना चाहिए, हम ईरानी आसमान पर अमेरिकी वर्चस्व का कोई संकेत नहीं देख रहे हैं। हमारे विमानों के तेहरान या ईरान के किसी भी हिस्से पर उड़ान भरने के फुटेज कहाँ है? अमेरिकी सैनिक ईरान में पैर रखने का सपना भी नहीं देख सकते। और यह समझने के लिए कि यह युद्ध कितना निराशाजनक है कि चौथे दिन ही आप ट्रंप प्रशासन से सबसे पागलपन भरे सुझाव और विचार सुन रहे हैं। वे फारस की खाड़ी से निकलने वाले तेल ले जाने वाले जहाजों के लिए सैन्य सुरक्षा भेजने का सुझाव दे रहे हैं। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम हजारों ईरानी मिसाइलों की सीमा में अमेरिकी जहाजों को भेजना चाहते हो। होर्मुज़ जलदमरू मध्य से अभी कोई नहीं गुजर सकता। ईरानी दशकों से इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। वे ईरान पर आक्रमण करने के लिए कुर्द मिलिशिया को हथियारबंद करने के लिए इस विचार का ढोल पीट रहे हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुमने कभी ईरान का नक्शा देखा है? ऐसा लगता है जैसे ट्रंप प्रशासन ने कभी ईरान का नक्शा नहीं देखा। क्या तुम्हें पता है यह कितना विशाल है? ईरान पर आक्रमण करने का क्या मतलब? तुम्हें लगता है 10,000 आदमियों की मिलिशिया ईरान पर आक्रमण कर सकती है, या 50,000 या 1 लाख? ईरान उन्हें निगल जाएगा। अमेरिका और इजराइल यह युद्ध हार चुके हैं। अमेरिका और इजराइल अपने घरों में लाखों नागरिकों को मार सकते हैं, उनके पास बड़े बम हैं और इमारतों को उड़ा सकते हैं, लेकिन वे यह युद्ध नहीं जीतेंगे। ईरान का सैन्य बुनियादी ढांचा और हथियार पूरे ईरान में इतनी गहरी जमीन के नीचे है कि अमेरिकियों और निश्चित रूप से इजरायलियों के लिए उन तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है। वे चरमरा गए हैं। उन्होंने कुछ ऐसा शुरू किया है जिसे ख़त्म करने का उनके पास कोई मौका नहीं है। जब यह खत्म होगा, अमेरिका कभी वापस पश्चिम एशिया में नहीं आएगा। मध्य पूर्व में अमेरिकी उपस्थिति नहीं होगी। मैं अब आपको यह निश्चितता साथ बता रहा हूँ।
यह था इजराइल के एक पत्रकार का बयान युद्ध के चौथे दिन। अभी खबरें आ रही है जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे उस वक्त कि ईरान में डेल्टा के जवानों को भेजा गया था अमेरिका की तरफ से। 84 जवान को ईरान ने पकड़ लिया है और उसे खुफिया तौर पर कहीं बंदी बना करके रख लिया है। जिस तरह से कुछ दिन पहले मदुरो को उठा लिया गया था, उसी हिसाब से यह ईरान में करने की कोशिश किया था, लेकिन ईरान में इसे विफल कर दिया गया और उससे सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये था युद्ध की स्थिति। और अब अमेरिकी प्रशासन त्राहिमाम कर रही है, युद्ध विराम चाह रही है, सीज फायर चाह रही है। बहरहाल इन कम्युनिस्ट पार्टी के बयान पर आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके जरूर बताएं और बेहतर लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।